फरीदाबाद 28 दिसंबर 2013। एक मकान के बाहर पुलिस की भीड़ जमा थी और ये पुलिस की जमा भीड़ ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वहाँ पर कोई ना कोई अनहोनी ज़रूर हुई है। पुलिस को देखकर लोग इकट्ठे होने लगे। इस घर में एक कत्ल हुआ था, घर की इकलौती जवान लड़की का कत्ल। 22 साल की किरण को कोई घर में घुसकर उसका गला काट के मार के चला गया था और घर में किसी और मेंबर को टच तक नहीं किया था। सेक्टर 46 फरीदाबाद के चौकी इंचार्ज सोहन पाल अपनी टीम के साथ नाइट पेट्रोलिंग पे निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी उनके पास एक कॉल आती है। ये कॉल पुलिस कंट्रोल रूम से थी। उन्हें बताया गया कि सेक्टर 45 की कोठी नंबर 387 में एक कत्ल हुआ है। पुलिस चौकी से वो सेक्टर 45 की कोठी नंबर 387 केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, तो सोहन पाल को वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। केवल 10 मिनट में सोहन पाल अपनी टीम के साथ में उस कोठी पर पहुँच गए। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के और भी कंटेंट बनाने के लिए। फरीदाबाद हरियाणा का एक टाउन है और दिल्ली से जुड़ा हुआ है और सेक्टर 45 काफ़ी पॉश एरिया है और अक्सर सुनसान रहता है। और इसी वजह से उस कोठी नंबर 387 के जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको भी नहीं पता चला कि यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया है। रात के लगभग 3 बजे पुलिस को आया हुआ देख करके वहाँ के लोग इकट्ठा होने लगे। कोठी नंबर 387 में मौजूद एक आदमी ने गेट खोला और पता चलता है कि ये आदमी उसी कोठी में रहने वाला एक किराएदार है जिसका नाम राजेश है। मेरे चैनल के लास्ट वीडियो में भी एक राजेश नाम का एक आदमी था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल से जाकर देख सकते हैं। चौकी इंचार्ज सोहन पाल ने घर के अंदर एंट्री ली और बेडरूम में जाके देखा। वहाँ पर एक लड़की मरी हुई थी। उसकी उम्र सोहन पाल को लगभग 21 या 22 साल की लगी। उसका गला कटा हुआ था और उसका बेड चारों तरफ खून से सना हुआ था। जिस कमरे में हत्या हुई थी उस कमरे का लॉकर, उसकी अलमारी खुले हुए थे और सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। और पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि शायद चोरी की घटना हुई है और शायद लड़की ने कुछ अपोज किया होगा, इस वजह से उसका कत्ल हुआ है। और लड़की की हत्या करने के बाद में लुटेरे उस घर से फरार हो गए। और ये जो पुलिस के पास में फ़ोन आया था, ये फ़ोन उसी कोठी की मालकिन पुष्पा कोहली ने किया था। पुष्पा कोहली ने बताया कि जो लड़की है वो उसकी बेटी है जिसका नाम किरण कोहली है। जब पुलिस ने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछा तो पुष्पा ने बताया कि उसका एक बेटा भी है जिसकी एज 12 साल है और उसका पति सुरेंद्र कोहली एक बिजनेसमैन है। और दोनों, उसका पति और उसका बेटा, उसकी माँ यानी उसके बेटे की नानी को देखने के लिए, उसकी नानी बीमार चल रही थी, उसको देखने के लिए पंजाब के बठिंडा में गए हुए हैं। और जब ये वारदात हुई थी उस टाइम पर घर में किरण कोहली और पुष्पा कोहली दोनों ही अकेले थे। सेक्टर 45 पॉश एरिया था और जैसे ही पुलिस के बड़े ऑफिसर्स को इस पॉश एरिया के बीच में हुई इस घटना के बारे में पता चला, वो भी तुरंत उसी कोठी में पहुंच गए। पूछताछ में पुष्पा ने बताया रात के करीब 9:45 बज रहे होंगे और उस टाइम पर पुष्पा किचन में खाना बना रही थी। तभी 2 औरतें बुर्के में घर के अंदर एंट्री करती हैं। किरण उन दोनों औरतों के साथ में थी। कुछ देर के बाद में पुष्पा ने जब किरण से पूछा तो किरण ने बताया कि ये दोनों उसकी नून है और कुछ हिसाब किताब बाकी है जो वो करने आई हैं। उस वक्त बुर्के वाली दोनों औरतें ड्राइंग रूम के सोफे में बैठी हुई थी और उन्होंने बुर्का पहना हुआ था जिससे पुष्पा कोहली उनका चेहरा नहीं देख पाई। पुष्पा उन तीनों लोगों को, दोनों बुर्के वाली औरतें और किरण को, उसी ड्राइंग रूम में छोड़ करके अपने रूम में चली जाती है। पुष्पा के अकॉर्डिंग कुछ देर के बाद में किरण एक पानी का गिलास लेके आती है और पुष्पा को देती है। पुष्पा उस गिलास को लेती है और पानी पी लेती है। पानी पी करके पुष्पा ने वो गिलास मेज पर रख दिया और शायद वो सो गई या फिर बेहोश हो गई। पुष्पा के अकॉर्डिंग जब रात के 2 बजे के आसपास उसकी आँख खुली
तो उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर एक कपड़े से बंधे हुए थे और उसके मुंह में भी कपड़ा ठुसा हुआ था, जिससे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब पुष्पा ने उठने का ट्राई किया तो वो बेड से नीचे गिर गई। कपड़ा ठुसा होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और वो बेड से नीचे गिर भी चुकी थी। और जैसे तैसे करके उसने किरण को फ़ोन मिलाने का ट्राई किया, लेकिन दूसरी तरफ से किरण ने फ़ोन उसका नहीं पिक किया। फिर उसने अपनी मेड सपना के पति अजीत को फ़ोन किया। अजीत का फ़ोन तो मिल गया, लेकिन उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, तो इस वजह से वो अजीत से बात नहीं कर पाई। अब पुष्पा घिसटते हुए गेट तक पहुंची और गेट को अपनी पैरों से मारने लगी, जोर जोर से आवाज़ें करने लगी। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुन करके उसी कोठी में एक किराएदार रहता था, राजेश। वो आवाज़ सुनकर नीचे आया और उसका दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद में राजेश ने पुष्पा के हाथ पैर खोले और तब तक पुष्पा की मेड सपना और उसका पति अजीत भी आ चुके थे। पुष्पा ने आगे ये बताया कि उसने पूछा कि किरण कहाँ है, तो राजेश ने बोला कि अपने बेडरूम में ही होगी, रात का टाइम है तो ज़रूर सो ही रही होगी। लेकिन जब कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर किरण मरी हुई पड़ी थी। उसका गला काटा हुआ था और बेड पर चारों तरफ खून ही खून था। उसका सारा बेड खून से सना हुआ था और उसकी अलमारी का गेट खुला हुआ था और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ये सब देख करके पुष्पा ने पुलिस को फ़ोन किया और इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर क्या हो गया है। बातें बताते बताते पुष्पा कोहली फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने पुष्पा से उसके पति सुरेंद्र कोहली का फ़ोन नंबर लेकर के फ़ोन किया और सुरेंद्र कोहली को जल्द से जल्द फरीदाबाद आने के लिए बोला। और साथ में पुलिस ने अज्ञात हथियारों के खिलाफ 302 और 394 धारा के साथ में FIR रजिस्टर कर ली। मॉर्निंग में SP पूनम दयाल ने मैटर की सीरियसनेस को देख करके इस केस की इंक्वायरी चौकी इंचार्ज से लेकर के इंस्पेक्टर विमल कुमार और नरेंद्र कुमार को दी, जिससे जल्दी से जल्दी जो असली हत्यारे हैं उनका पता लगाया जा सके और उनको पकड़ा जा सके। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी टीम के साथ में मौके का मुआयना किया और सारे सबूत इकट्ठे किए। विमल कुमार ने फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे किए जा सके। इनिशियल इंक्वायरी के बाद में किरण कोहली की लाश को हॉस्पिटल भेज दिया गया पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किरण कोहली की मौत सांस की नली के कटने की वजह से हुई है। किरण कोहली के पिता सुरेंद्र कोहली काफ़ी टाइम पहले पंजाब से फरीदाबाद में आके बस गए थे और उनका सेक्टर 28 फरीदाबाद में बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस था। सुरेंद्र कोहली की मैरिज पंजाब में ही बठिंडा की पुष्पा कोहली से 1989 में हुई थी। मैरिज के बाद सुरेंद्र कोहली के घर में किरण पैदा हुई और किरण को प्यार से वो सब गुड़िया कहते थे। किरण के जन्म के 11 साल बाद घर में एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम नितिन कोहली रखा गया। और 12 साल का नितिन कोहली फरीदाबाद के ही एक बड़े स्कूल में क्लास 7th में पढ़ रहा था। और सुरेंद्र कोहली की वाइफ पुष्पा कोहली एक हाउसवाइफ थी और घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थी। किरण जवान हो चुकी थी और कभी भी उसकी फैमिली में कोई पाबंदियां नहीं थी। इसकी वजह से किरण काफ़ी फैशनेबल और मॉडर्न थी। किरण जो करना चाहती थी कर गुजरती थी, ये भी बिना सोचे कि वो जो करने जा रही है वो उसकी फैमिली की नज़र में अच्छा है या बुरा है। इसी सब के चलते किरण ने 2010 में एक लव मैरिज की। लव मैरिज इंटरकास्ट थी। उसका हस्बैंड रंजीत त्रिपाठी फरीदाबाद का ही रहने वाला था। मैरिज के बाद में किरण कोहली रंजीत के साथ फरीदाबाद छोड़ के चली गई और दिल्ली के ही मदनपुर खादर में एक किराए के मकान में रहने लगी। रंजीत कुछ खास नहीं कमाता था, जबकि किरण कोहली एक अमीर घर की लड़की थी। उसके अपने बहुत सारे खर्चे थे। जब किरण की फाइनेंशियल नीड्स रंजीत नहीं पूरी कर पा रहा था तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। इससे तंग आकर के किरण कोहली ने एक जॉब स्टार्ट कर दी। किरण ने जिस फर्म में जॉब स्टार्ट की थी
वो एक रियल एस्टेट कंपनी थी और उस कंपनी के मालिक महफूज आलम का ऑफिस वहीं कालिंदी कुंज में ही था। और ये कालिंदी कुंज मदनपुर खादर से पास में ही था, जिससे किरण को ऑफिस आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। महफूज आलम के साथ काम करते करते किरण की महफूज के साथ में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब किरण को सैलरी के अलावा, सैलरी तो उसे अच्छी खासी मिल ही रही थी, सैलरी के अलावा जो भी डील होती थी उसमें महफूज आलम कुछ कमीशन भी किरण को देता था। अब धीमे धीमे किरण का बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था और वहीं रंजीत, उसका जो हस्बैंड था, उसकी कमाई ठीक ठाक नहीं थी और वो तो बस किसी तरह से ज़िंदगी बिता रहा था और घर के इनफैक्ट अगर बोलें तो वो घर के खर्चे भी नहीं उठा पा रहा था अच्छे से। जब उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिलने लगे तो अक्सर लोगों के कदम भटक जाते हैं। वही किरण के साथ में भी हुआ। अब वो पार्टियां करने लगी, दारू पीने लगी और दारू पी के घर में आती और अपने हस्बैंड रंजीत के साथ में लड़ाइयाँ भी करती। रंजीत ने ये बात किरण कोहली की माँ पुष्पा कोहली को भी बताई। अब पुष्पा कोहली ने काफ़ी ट्राई किया अपने लेवल पर किरण को समझाने के लिए, लेकिन पुष्पा की एक भी बात का असर किरण के कानों पर नहीं पड़ा। वो जैसी थी वैसी ही थी। किरण और रंजीत के बीच में लड़ाइयाँ तो हो ही रही थी। जब डिफरेंसेस कुछ ज़्यादा ही हो गए तो किरण ने साकेत कोर्ट में, दिल्ली के साकेत कोर्ट में डिवोर्स भी फाइल कर दिया। इसके बाद किरण कोहली 27 जून 2013 को अपने पति का घर छोड़ करके वापस फरीदाबाद अपनी माँ के घर में रहने के लिए आ गई। घर लौट कर के भी किरण के नेचर में, उसके व्यवहार में कोई चेंज नहीं आया था। अब किरण नाइट क्लब में दारू पीती थी और दारू पी करके काफ़ी लेट घर में आती थी और जब भी उसकी माँ उससे कुछ जवाब मांगती थी तो लड़ाई करने पर आ जाती थी और कई बार तो मारपीट भी की उसने। किरण की हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल कोहली फैमिली की बदनामी का कारण बनती जा रही थी। एक तो शादी के बाद वो वापस घर में बैठी हुई थी और उसके बाद ये देर रात तक आना, दारू पीना, लड़ाइयाँ झगड़े करना। पुष्पा कोहली ये सब सोच करके टेंशन में रहने लगी थी। पुष्पा को समझ में नहीं आ रहा था वो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करे, अपनी बेटी को कैसे समझाए। ये सब चल ही रहा था कि एक रात में किरण की हत्या हो जाती है। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने काफ़ी बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया था, सारे एविडेंस लिए थे और सबके बयान अच्छे से दर्ज किए थे। जब थोड़ा सा गौर किया तो इसमें काफ़ी झोल नज़र आ रहा था। इसी को ध्यान में रख करके विमल कुमार ने राजेश, जिसका किराएदार था, सपना जिसकी मेड थी, सपना का जो हस्बैंड अजीत था, उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स लिए। जब इंस्पेक्टर विमल कुमार ने सारे स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक किया तो उनका शक और बढ़ गया। उनको कई बातों पर शक हुआ, जैसे किरण ने पुष्पा कोहली को गिलास में पानी क्यों दिया। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि किरण ने बिना मांगे अपनी माँ को पानी क्यों दिया, और जब किरण ने पुष्पा को पानी दिया तब पुष्पा ने वो पानी लेकर के पी क्यों लिया और जिससे वो बेहोश होकर के सो गई। विमल कुमार ने ग्लास में बचे हुए पानी को देखा, वो नॉर्मल ही लग रहा था, उसका कलर भी नॉर्मल था और उसको स्मेल किया तो कुछ अजीब भी स्मेल नहीं थी उसमें। फिर भी विमल कुमार ने उस पानी को लैब में टेस्ट के लिए भिजवा दिया। दूसरा कि जब पुलिस ने पुष्पा से उन दोनों बुरके वाली औरतों के बारे में पूछा कि वो कैसी दिखती थी, चलिए मान लेते हैं कि उन दोनों ने मुंह पे एक बुरका लगाया हुआ था जिससे चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कम से कम डील डॉल, कुछ हाइट, कुछ कद वगैरह तो पुष्पा बता सकती थी, लेकिन पुष्पा ने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर विमल को नहीं दिए। जब विमल कुमार को और डाउट हुआ तो उसने पुष्पा की फ़ोन को सर्विलांस पे लिया और उसके 6 महीने की कॉल की डिटेल्स निकलवा ली। इसी बीच पुष्पा कोहली के हस्बैंड सुरेंद्र कोहली, उसका बेटा नितिन कोहली और उसके कुछ और दूसरे रिश्तेदार भी आ गए। अब घर में माहौल ऐसा हो गया था कि पुलिस पुष्पा से कड़ाई से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। पोस्टमार्टम के अगले दिन पुलिस ने डेड बॉडी को फैमिली को दे दिया और फैमिली ने नेक्स्ट डे ही किरण की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। किरण की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए किरण की नानी भी आई हुई थी भटिंडा से, और जब पुलिस ने
उसकी नानी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उसकी नानी ने बोला कि वो तो पूरी तरह से हेल्थी हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। जबकि पुष्पा ने अपनी इसी माँ की तबीयत खराब बता करके सुरेंद्र कोहली और नितिन कोहली को फरीदाबाद से 250 किलोमीटर दूर बठिंडा में भेजा था। पुष्पा से टुकड़ों में हुई पूछताछ के दौरान कई बार महफूज आलम का भी नाम आता है, और जैसा कि 2 बुरके वाली औरतों का रोल था ही, जैसा कि पुष्पा ने बताया था, तो पुलिस का थोड़ा सा शक महफूज आलम के ऊपर भी हुआ। तो पुलिस ने महफूज आलम को बुला कर उससे भी पूछताछ की, लेकिन महफूज आलम ने कोई भी अपना इस मर्डर में कोई भी रोल होने के लिए मना किया। लेकिन ये ज़रूर माना कि किरण कोहली उसके यहाँ पर जॉब करती थी और उसे वो अच्छी मोटी सैलरी देता था। फिर भी हत्या का मामला होने की वजह से पुलिस ने महफूज आलम को पूरा दिन थाने में बिठा के रखा और अंत में उसे छोड़ दिया। किरण की हत्या की इन्फॉर्मेशन पा करके उसका हस्बैंड रंजीत त्रिपाठी वो भी आ जाता है। रंजीत त्रिपाठी फिलहाल मुंबई में जॉब कर रहा था। पुलिस उससे पूछताछ करती है और उसका स्टेटमेंट लेती है। रंजीत ने भी इस हत्या में अपना कोई भी रोल होने से इनकार किया, लेकिन फिर भी पुलिस उसे अगले आदेश तक शहर छोड़ के जाने से मना करती है। पुलिस के पास में पुष्पा कोहली की मोबाइल की कॉल्स डिटेल आ चुकी थी। अब जब पुलिस ने चेक किया तो कुछ नंबर मिले, उसमें एक नंबर जिस पर पुलिस का शक गया, पुष्पा कोहली अक्सर दिन के टाइम में वीक में 2 या 3 बार उस नंबर पर बात किया करती थी। यह नंबर पंजाब का था, और जब पुलिस ने पुष्पा से पूछा कि ये नंबर किसका है तो पुष्पा ने बताया कि ये नंबर उसके मुंह बोले चाचा का है, जिससे वो अपनी फैमिली रिलेटेड बातें ही करती है, और उसका वो मुंह बोला चाचा पंजाब में रहता है। और जिस रात में ये घटना हुई थी उस रात में पुष्पा कोहली के मोबाइल में 3 कॉल्स आए थे। इन 3 कॉल्स में 2 मिस कॉल्स थे, और ये एक अननोन नंबर था। इस नंबर से पहले कभी पुष्पा के फ़ोन पर कॉल नहीं आए थे। और तीसरा और आखिरी कॉल पुष्पा की नौकरानी सपना का था, जिसे रिसीव किया गया था। घटना वाली रात जिस नंबर से पुष्पा कोहली के मोबाइल में 2 मिस कॉल आई थी, उस नंबर पे पुलिस ने कांटेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन वो नंबर लगातार बंद ही जा रहा था। जब पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये सिम पंजाब का है और इसको एक फर्जी आईडी और फर्जी पते पर खरीदा गया है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी, उस नंबर की जो लोकेशन थी घटना वाली रात में सेक्टर 45 के आसपास में ही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस नंबर का इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए ही किया गया है। पुलिस का शक पुष्पा पर बढ़ता जा रहा था, और इस शक को पक्का करने के लिए पुलिस ने वापस से पुष्पा कोहली की जो मेट थी सपना, उससे दोबारा पूछताछ की। जब सपना से फ़ोन कॉल के बारे में पूछा गया तो पुलिस को इस हत्याकांड की जो पिक्चर थी और भी क्लियर हो गई। लेकिन पुलिस अब भी पुष्पा कोहली से पुलिसिया तरीके से अच्छे से पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुष्पा कोहली एक तो महिला थी और साथ के साथ शिकायतकर्ता भी थी। आखिरकार इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपने सीनियर से बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, और 3 जनवरी 2014 को पुष्पा कोहली को अरेस्ट कर लिया। जब उसकी पुष्पा की नौकरानी सपना के द्वारा दिए गए बयान को आधार बना करके पुष्पा कोहली को घेरा जाने लगा, तो स्टार्ट में तो पुष्पा कोहली इधर उधर की बातें करके बरगलाती रही, लेकिन एट द एंड वो टूट गई। आखिर में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने अपनी बेटी किरण कोहली की हत्या के लिए सुपारी दी थी। उसी ने ही अपनी बेटी किरण का मर्डर करवाया था। दरअसल सपना ने ये बताया था कि उस घटना की रात में कोठी के बाहर एक वैगनार रुकी हुई थी। वैगनार गाड़ी को देख करके सपना ने पुष्पा कोहली को कॉल किया और पूछा कि हमारे घर में कोई मेहमान आए हुए हैं क्या, क्योंकि पुष्पा ने सपना की कॉल रिसीव कर ली थी और यही उसके लिए मुसीबत की जड़ बन गई। पुष्पा ने अपने स्टार्ट में दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया था कि वो रात में सो गई थी, पानी पीने के बाद में बेहोश होकर सो गई थी। जब वो बेहोश हो गई थी तो उसने सपना की कॉल कैसे पिक की, और ये उसने पहले क्यों नहीं बताया। पुलिस को दिए गए एक बालिया बयान में पुष्पा ने बताया कि वो किरण की आदतों से, उसके व्यवहार से
बहुत परेशान हो गई थी, वो टेंशन में रहने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। पुष्पा ने उस किरण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो समझी नहीं। किरण की वजह से उसके फैमिली की इज्जत भी जा रही थी। अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुष्पा ने अपने मुंह बोले हुए चाचा कुलविंदर, जो उस टाइम पर जलंधर कैंट में तैनात थे, उनको फरीदाबाद में उस रात में बुलाया। कुलविंदर अपने एक फ्रेंड के साथ में वैगनार से फरीदाबाद पहुंचा और कुलविंदर अपना फ़ोन जलंधर में ही छोड़ के आ गया था। कुलविंदर खुद पुलिस में था और उसे पता था कि पुलिस कैसे जांच करती है। वो अपना मोबाइल फ़ोन जलंधर में इसीलिए छोड़ के आया था, अगर आने वाले टाइम में उस पर कोई आँच आए तो वो प्रूव कर सके कि वो हत्या वाली रात में अपने शहर जलंधर में ही था। कुलविंदर पंजाब से एक फर्जी आईडी और फर्जी पते पर सिम खरीद करके लाया था, और जब वो उस रात में फरीदाबाद पहुंचा तो उसने मिस कॉल मार करके पुष्पा को बताया कि वो फरीदाबाद में आ चुका है, उसके घर के आसपास आ चुका है। प्लान के अकॉर्डिंग दूसरी मिस कॉल का मतलब ये था कि सब कुछ साफ है, वो घर में आ सकता है। इसके बाद रात के अंधेरे में कुलविंदर और उसके साथी ने घर में घुस करके किरण की गला काट कर हत्या कर दी, और उसके कमरे का जो भी सामान था, उसकी अलमारी और लॉकर का जो भी सामान था, इधर उधर फैला दिया, जिससे मामला लूट और हत्या का लगे। हत्या के टाइम पर पुष्पा अपने रूम में चली गई और अपने कानों को तकिए से दबा लिया, जिससे अपनी बेटी की चीखें वो सुन न सके। इस मर्डर के बदले में पुष्पा कोहली ने कुलविंदर को 1 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी भी दिए थे, जिन्हें लेकर के कुलविंदर उसी रात में पंजाब वापस लौट गया। पुष्पा के बयान के आधार पर पुलिस ने उस मर्डर केस में कुछ और भी धाराएं जोड़ी और पुष्पा को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे जेल में भेज दिया। और वहीं जब पंजाब पुलिस को कुलविंदर के रोल के बारे में पता चला तो पंजाब पुलिस ने कुलविंदर को सस्पेंड किया और उस पर इंक्वायरी बैठा दी और उसको भी जेल में भेजा गया। अगर पुष्पा अपनी बेटी किरण की हत्या करने की प्लानिंग के अलावा उसे समझाने का प्रयास करती तो शायद उसे ये अंजाम ना देखना पड़ता और उसकी बेटी भी अभी जिंदा होती। ऐसे अपराधों का कोई अंजाम नहीं होता, ऐसे अपराधों का अंजाम नहीं होता। हत्यारे कितने भी चालाक हो, कितनी भी प्लानिंग तेज हो, लेकिन अंत में पकड़े जरूर जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।